हाँ जी, नमस्कार। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके एग्जाम को देखते हुए विशेष रूप से आपके लिए ये जो प्रश्नोत्तरी लाई गई है, इसमें राजस्थान भूगोल की बात की जाएगी। इससे संबंधित ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान भूगोल का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। राजस्थान भूगोल में जो मेन टॉपिक है उनसे क्वेश्चन टच करते हुए लाए गए हैं। आपके सीमा से संबंधित है, सामान्य जानकारी से संबंधित है, नदियों के, झीलों के, खनिज के, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य के और महत्वपूर्ण विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल सभी का स्वागत है। हाँ, क्या बात है, धौलपुर से मतलब राजस्थान के विभिन्न जिलों से आप यहाँ पर जुड़े हो, आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आप प्रत्येक प्रश्न का आराम से समय लेकर सही सही आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेवल के अकॉर्डिंग है आपके। पहला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के साथ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। हालांकि ये चारों जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। इसमें बाड़मेर है वो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों रखेगा, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य ये पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ रखेगा। ऐसी की ऐसी स्थिति होगी श्रीगंगानगर की। जैसलमेर है वो सर्वाधिक सीमा रखेगा 464 किलोमीटर। बताना क्या है? बताना है कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला रखेगा। यदि आप इसमें देखोगे, यदि आप इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हो तो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है शुरू इंदुमल कोट से, और इंदुमल कोट जो स्थान है ये स्थान रहेगा श्रीगंगानगर में। इंदुमल कोट, यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होती है और यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लास्ट स्थान है ये शाहगढ़ या बागलगांव कह दो, बागलगांव, ये बाढ़ाना यानी बाड़मेर में है, यहां तक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका जो ये चार जिले हैं इसमें ये 1 नंबर रहेगा आपका, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इनमें क्रम की दृष्टि से इसमें सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर लगाता है और सबसे कम सीमा का आंसर आप क्या दे रहे हो? बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम जो सीमा लगाएगा जिला वो रहेगा बीकानेर। और कितनी लगाएगा आप कमेंट के द्वारा ये भी बताइए। वेरी गुड, रोहित जी सही बता रहे हैं, 168 किलोमीटर लगाएगा। ये सर्वाधिक रहेगी। एग्जाम में सीधा यही पूछा जाता है, सर्वाधिक वाला और सबसे कम रहेगी, सबसे कम। अच्छा, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका नाम रहेगा रेड क्लिफ। नाम क्या रहेगा? रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये जो सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है ये भी कमेंट करके आप बता दीजिए। इसकी कुल लंबाई बतानी है 168। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुल सीमा की जो लंबाई है, रेड क्लिफ सीमा रेखा की बात की गई, इसकी कुल लंबाई कितनी ये भी आप बता दीजिए। तो इसमें सही आंसर आपका हो गया बीकानेर। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के इन 4 जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो श्रीगंगानगर होगा और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर होगा, बीकाना। हाँ बिल्कुल, 1070। क्या बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? थार मरुस्थल में स्थित चट्टानी व पथरीला भाग कहलाता है। मरुस्थल को कई भागों में बांटा गया संरचना व बनावट के आधार पर। संरचना यानी बनावट के आधार पर मरुस्थल को कई भागों में बांटा गया है। उसमें आप पढ़ते हो क्या? एक तो आप पढ़ते हो इर्ग, एक पढ़ते हो हमादा और तीसरा रहेगा रेग। तो इसमें से ये कह रहा है कि पथरीला क्या कहलाएगा? आंसर बताना है इसमें आपको। लुनेट ये बालू का स्तूप होते हैं। लुनेट क्या होते हैं? ये बालू का स्तूप होते हैं। बालू का स्तूप जिसको अपना स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं, दोरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है हमादा। तो इर्ग क्या है? तो इर्ग रहेगा पूरा का पूरा रेतीला मरुस्थल। जो रेतीला मरुस्थल होगा वो रहेगा इर्ग।
ये तो रहेगा रेतीला, ये रहेगा आपका पथरीला, पथरीला, और ये दोनों का रहेगा मिश्रण, मिश्रित। अब सामान्यतः हमादा जो क्षेत्र है ये अनुपजाऊ होता है, अनुपजाऊ, उपजाऊ। जब अनुपजाऊ क्षेत्र है तो इसका उपयोग होता है अन्य स्रोत के रूप में, जैसे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के रूप में, पवन ऊर्जा प्लांट लगाने के रूप में। इस प्रकार इसका उपयोग होता रहेगा। वेरी गुड, सही आंसर है हमादा। ये जो सर्वाधिक पथरीला मरुस्थल है जिसको हमादा कहते हो, ये राजस्थान के किस जिले में हमादा प्रकार के मरुस्थल का सबसे ज्यादा भाग है, ये भी बताना है। जिला कौन सा है? ऑप्शन बता देता हूं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। आपको इसमें से बताना है कि हमादा का सर्वाधिक विस्तार भी किस जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल कितनी लंबाई है? कुल पूछा है इसने। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आपको पहले तो अरावली पर्वतमाला को देखना होगा। अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार राजस्थान, इसके अलावा गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है। और उसका विस्तार कुछ यूं रहेगा, जैसे ये तो आपका हो गया खेड़ बर्मा और पालनपुर। पालनपुर, आप बिल्कुल आंसर दीजिए, आंसर वेट कर रहा हूं। पालनपुर या कह दो खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा ये स्थान गुजरात में। यहां से अरावली पर्वतमाला यूं चलती है ऐसे, इस प्रकार अरावली पर्वतमाला, और ये चलेगी लास्ट में रायसीना हिल्स तक। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स पर यहां एक इस पर भवन बना हुआ है। कमेंट के द्वारा बताइए वास्तुकार लुटियंस की देखरेख में ये भवन कौन सा है, ये आपको बताना है। रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर है। किसके अंदर है? दिल्ली के अंदर है। तो ये आपकी हो जाएगी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा ये आपका होगा हरियाणा, ये होगा अपना प्यारा राज्य राजस्थान, और ये आपका हो जाएगा गुजरात। तो इस प्रकार इसका विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। प्री कैम्ब्रियन काल में बनी यह पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला की जो लंबाई रहेगी, कुल लंबाई की बात की गई है, तो कुल लंबाई यहां से लेकर यहां तक रहेगी, और ये रहेगी 692 किलोमीटर। जिसने भी आंसर दिया 692 किलोमीटर बिल्कुल सही दिया है। जय प्रकाश जी, रोयल जी बिल्कुल, और राष्ट्रपति भवन, ये भी आपका सही आंसर आ रहा है। तो ये टोटल कुल लंबाई है। क्वेश्चन में पूछा है अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल कितनी लंबाई है, तो इसमें 592 भी ऑप्शन है। यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा 4 नंबर 692। कईयों ने 2 नंबर आंसर दिया है, 2 नंबर, वो आपका पूर्ण रूप से आंसर क्या है? गलत है। क्यों? कारण क्या है कि लंबाई 692। आपने यहां कमेंट में आप 692 लिखे हो, आपने यहां मिस्टेक कर दी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप साथ में ये कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है। राजस्थान में सिरोही से लेकर खेतड़ी तक राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है, जो लगभग कुल लंबाई का 80% है। कमेंट के द्वारा, वेरी गुड, बिल्कुल 550 किलोमीटर। तो राज्य में इसकी लंबाई रहेगी 550 किलोमीटर। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। चोटियों की रेखा, की रेखा, या आप कह दो चोटियों की पंक्ति, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। प्री कैम्ब्रियन काल में बने, कई बार इसका काल पूछ लिया जाता है एग्जाम में सीधा, प्री कैम्ब्रियन काल में। और इसका जो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ वो आज से लगभग 57 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। 57 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है, पूर्व की घटना है। ये अपनी प्यारी पर्वतमाला अपने क्षेत्र की अरावली, बिल्कुल 550 किलोमीटर सही दे रहे हो। जीके गाइडेंस रीड वाले बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राज्य में 550। इसके अलावा
क्वेश्चन क्या है, बिरमानिया, बिरमानिया तथा जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तो तांबे के लिए जो स्थान रहेगा वो रहेगा खेतड़ी, खेतड़ी और खोदरीबा, खोदरीबा। सामान्यतः ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं, खोदरीबा और खेतड़ी। खेतड़ी झुंझुनू में है और खोदरीबा अलवर में है। पूछा है बिरमानिया और जामरकोटड़ा। आप बिल्कुल प्रश्न को सही ढंग से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। तांबा, फिर रॉक फॉस्फेट है, जिंक है, जिंक के लिए जो आपकी जावर खान रहेगी, जावर खान है। फिर इसके अलावा देबारी का क्षेत्र है, रामपुरा आगूचा है, राजपुरा दरीबा है। वो यूरेनियम के क्षेत्र याद करने ही करने हैं, और यूरेनियम के क्षेत्र सीधे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यूरेनियम के लिए खंडेला व रोहिला, ये सीकर में है, खंडेला व रोहिला, रोहिला सीकर, सीकर में है। और इसके अलावा उमरा का क्षेत्र डूंगरपुर व उदयपुर में है, और शाह रामगढ़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है 12 वो भी प्रसिद्ध रहेगा। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल, तो इसका सही आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट एक उर्वरक खनिज है, यह एक कैसा खनिज है? उर्वरक खनिज। अब ये तो बात ठीक है, आपने सही आंसर दे दिया। मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये बिरमानिया राजस्थान के किस जिले में है? जामरकोटड़ा तो आप सबको पता है कि ये उदयपुर में है, जामरकोटड़ा तो है उदयपुर में, जामरकोटड़ा, कोटड़ा ये कहां पर है? ये तो रहेगा उदयपुर में, उदयपुर में। बताना ये है कि ये बिरमानिया कहां है। जामरकोटड़ा में राज्य में रतनजोत की रिफाइनरी है भाई, रतनजोत की यहां क्या है? रतनजोत की रिफाइनरी है। और इस रतनजोत की रिफाइनरी जो है, ये रतनजोत से बायोडीजल प्राप्त होता है, बायोडीजल प्राप्त होता है। कमेंट आ रहा है बिरमानिया का, क्या आ रहा है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। बीकानेर भी आया है, बीकानेर भी कमेंट आया है, जो कि पूर्ण रूप से आपका क्या है? गलत है। जिसने भी जैसलमेर आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। बिरमानिया जो क्षेत्र है ये राजस्थान के किस जिले में रहेगा? ये जैसलमेर में रहेगा। राजस्थान के मरुस्थल का गुलाब, राजस्थान का अंडमान और मांड प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भाटियों का क्षेत्र जैसलमेर में बिरमानिया क्षेत्र है, जो रॉक फॉस्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अगर लाला सर जी लिख रहे सर ये झुंझुनू में नहीं है जी, बिरमानिया कहां पर है? बिरमानिया रहेगा जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। आपने ध्यान से देखा होगा कुछ ये खनिज का है, सीमा से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। आगे हर टॉपिक से आपको टच करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगला है नाना कराब, आबू रेवदर, वालदा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसके साथ में एक और पॉइंट जोड़ू तो आपका वो आंसर पक्का हो जाएगा। यदि इसके साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि डेगाना, 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 तो टंगस्टन, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा। जास्पर है, वोलोस्टेनाइट है और तांबड़ा जैसे खनिज सामान्यतः राजस्थान में ही होते हैं, सामान्यतः, और लगभग इन पर राजस्थान का एकाधिकार रहता है। जास्पर सबसे ज्यादा होता है जोधपुर में, जोधाना में, जोधपुर में। और जोधपुर में कुछ स्थान है जैसे मथानिया है, टिमटिया है, ओसिया है, वो इसके लिए क्या रहेंगे? प्रसिद्ध रहेंगे। तांबड़ा, तांबड़ा जो है ये कहलाता है रक्तमणि, रक्तमणि, तांबड़ा को कहा जाता है रक्तमणि। और तांबड़ा के लिए जो स्थान प्रसिद्ध रहेगा वो रहेगा राजमहल और सरवाड़ क्षेत्र, सरवाड़ क्षेत्र। और राजमहल और जो सरवाड़ का क्षेत्र है, राजमहल तो आपको मिलेगा टोंक में, टोंक नवाबों का शहर टोंक, और सरवाड़ क्षेत्र मिलेगा आपको अजमेरू में या अजमेर में, 1113 में अज़ेराज द्वारा स्थापित शहर में मिलेगा। तो इसका वोलेस्टोनाइट के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध रहेगा वो रहेगा सिरोही, और सिरोही में भी बैल मगरा का क्षेत्र, बैल मगरा, ये इसके लिए प्रसिद्ध रहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, टंगस्टन। जिसने भी आंसर टंगस्टन दिया, डेगाना, हमारे नागौर में राज चौधरी जी, बहुत अच्छी बात है, आप नागौर से बिलोंग कर रहे हो। नागौर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है,
नागौर लगभग 17,835 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है नागौर, लापोलाई का क्षेत्र बिल्कुल। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध स्थान रहेगा वो डेगाना ही रहेगा, और डेगाना में रहेगा रेवंत भाकरी, रेवंत भाकरी। अच्छा, इस जो टंगस्टन का है वो उत्पादन राज्य में कम होता है, क्योंकि इसको जो निकालने का खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी बनिस्पत आयात किए हुए टंगस्टन का खर्चा या आयात किया हुआ टंगस्टन सस्ता होता है, इसलिए उत्पादन कम हो रहा है। और टंगस्टन का उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है बल्ब के फिलामेंट में। ये जो अंदर का फिलामेंट होता है ये इसी से बना होता है। और बल्ब भी कौन सा? एडिसन बल्ब, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। तो एडिसन बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो इसी से बना होता है। क्या बात है। बशीर खान जी लिख रहे सर मैं गंगानगर से हूं। ठीक है, अन के कटोरे गंगानगर से, राजस्थान के उत्तरी जिले से। आपका संकल्प परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। देव की लाडली लिख रहे सर इसका उपयोग बल्ब में होता है। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, फिलामेंट में। देव की लाडली जी आपने बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किसने कहा है? ऊंट को रेगिस्तान का। तो पहले तो यहां पॉइंट यह भी है कि जो ऊंट है इसे राजस्थान का पालतू पशु दर्जा प्राप्त है, पालतू पशु दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। एक तो ध्यान ये रखना है, इसे सितंबर 2014 में ये दर्जा दिया गया, 2014 में। ठीक है, इसके अलावा जो नवीनतम रिपोर्ट है 20वीं पशुगणना में ऊंटों की संख्या है 2,13,000, और इसमें से सबसे ज्यादा जो रहेगी वो रहेगी जेसाना में, जैसलमेर में, और सबसे कम रहेगी प्रतापगढ़ में। किसी जमाने में बीकानेर प्रथम था, लेकिन एट प्रेजेंट ये रहेगा। और बीकानेर का शासक सरदार सिंह आप पढ़ते हो 1857 की क्रांति के अंदर ऊंटों पर सेना लेकर बाडलू नामक स्थान पर क्रांति दबाने भी गया था। ऊंटों की जो खाल पर कलाकृति की जाती है उसे उस्त कला कहा जाता है, उस्त कला। और उस्त कला में हिस्सामुद्दीन उस्ताद सिद्धहस्त थे। माना जाता है कि जोधपुर में कोई गांव है कोलू करके, वहां पाबूजी का जन्म हुआ है, और पाबूजी राज्य में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय उनको प्राप्त है, इसलिए ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबूजी को। पाबूजी ऊंटों के क्या है? देवता, देवता। और ऊंटों की देवी कहा जाता है अंता देवी को। ऊंटों की देवी किसको कहते हैं? अंता देवी को। ठीक है, अब इसमें से आंसर क्या है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किसने कहा है? जो आप रेगिस्तान का जहाज कहते हो ऊंट को, वो किसने कहा? अबुल फजल, मुहनोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड और मुंशी देवी प्रसाद ने। क्या आ रहा है आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, ये आपको और समझा दूं कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्न में से एक थे। इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। मुहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल। हालांकि ये मारवाड़ दरबार में निवास करते थे मुहनोत नैन्सी। इनके द्वारा मारवाड़ी परगनारी विगत और इसके अलावा मुहनोत नैन्सी ख्यात लिखी गई थी मुहनोत नैन्सी द्वारा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। इन्होंने जो जोधपुर का शासक था मालदेव, उसको हसमत वाला राजा कहा है, और इन्होंने रणथंबोर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टॉड तो आप पढ़ती द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ऊंट की जो एक और ध्यान रखना, खास करके क्वेश्चन यही बनता है कि ऊंट की जो 2 नस्ल है वो ज्यादा पूछी जाती है। एक तो है नाचना और एक आपकी रहेगी गोमट। दोनों सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक नाचना और एक गोमट। गोमट सवारी के लिए प्रसिद्ध है और नाचना सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आजकल तो भाई वैसे ही सवारियां इनकी कम होगी। किसी जमाने में गोमट ऊंट आपके आसपास सवारी के लिए, गाड़े जोतने के लिए यही नस्ल का ऊंट प्रसिद्ध था।
और वहां पर आपने देखा होगा एक बड़े आनंद के साथ सफेद धोती कुर्ते और सर पर सापा रखे हुए आगली डोलवत बैठा हुआ है, वो कौन सा है? गोमट नस्ल का ऊंट है। नाचना सुंदरता के लिए प्रसिद्ध, ये बेहतरीन सुंदर ऊंट माना जाता है। नेक्स्ट, बनास नदियों में पूछा गया है क्या कि बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, लूणी, बाणगंगा, माही। बनास, तो बनास पूर्णतः राज्य में प्रवाहित सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राज्य में प्रवाहित सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। ये लगभग 512 किलोमीटर, कई जगह 580 किलोमीटर भी मिलेगा, प्रवाहित होती है और इसका नाम है बनास। ये वन की आशा के नाम से जानी जाती है। ये राज्य में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, चाहे बिगोद हो, चाहे राजमहल टोंक हो, चाहे रामेश्वर घाट का क्षेत्र हो, उसमें बनास का अवश्य योगदान मिलेगा आपको। बनास वन की आशा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सहायक नदी किसकी? लूणी की। लूणी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर राज्य के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। यह अजमेर, बांडी, गुया, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, फिर उसकी सहायक नदी खारी, सागी, मीत्री और जोजड़ी जैसी नदियों का जल लेकर कच्छ के रण में समा जाती है। बाणगंगा, माही। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है, बैराट, और बैराट का पुराना नाम है विराटनगर, विराटनगर, ठीक है। माई का उद्गम होता है मेहंद झील से। चंबल का होता है जनापाऊ की पहाड़ियों से, और ये एमपी में है, जनापाऊ की पहाड़ियां। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें? पहाड़ियां। अधिकांश का आंसर मैं देख रहा था बिल्कुल सही आ रहा है। बाणगंगा सर बैराट जयपुर से, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा, अर्जुन ने बाण चलाया और गंगा प्रकट होगी, इसलिए बाणगंगा तीर चलाने वाला था अर्जुन, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, वरुणित नदी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल होगा। चंबल में जहां ये मिलती है वो स्थिति ऐसे रहेगी कुछ, जैसे ये जो क्षेत्र है ये आपका रह गया खमनोर पहाड़ी क्षेत्र। ये यहां से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है बनास। ये मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर होती हुई फिर आगे बढ़ेगी और एक स्थान पर जाकर यह मिल जाएगी किसमें? चंबल में, सवाई माधोपुर में, और वो स्थान रहेगा रामेश्वर घाट। तो रामेश्वर घाट नामक स्थान पर यह किसमें मिल जाएगी? चंबल में। आप कमेंट करके ये बताइए, यदि इसकी जगह मैं क्वेश्चन ऑप्शन ये की ये रखता और क्वेश्चन को चेंज करते हुए इस प्रकार लिखता कि निम्नलिखित में से राज्य की किस नदी को कामधेनु या चरणवती के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन ये कि ये रखता, आप क्रम लगा के नहीं, आप नाम लिखकर बताना कि वो आंसर कौन सी नदी होती। नेक्स्ट, हाँ वेट करूंगा बिल्कुल मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में विकसित की गई या किस जिले में है? परियोजना का नाम है माही बजाज सागर, जमनालाल बजाज के नाम पर रखी गई। जमनालाल बजाज का नाम आप सीकर और जयपुर में वैसे भी पढ़ते हो। जमनालाल बजाज का प्रजामंडल और देश के आजादी में बेहतरीन योगदान रहा। ये वही जमनालाल बजाज है जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते और गुलाम नंबर 4 के नाम से। चंबल नदी, क्या बात है, चंबल होता उसका सही आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर माई बजाज सागर परियोजना। तो यहां पर बहुत बार एक नदी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये अममेरु की पहाड़ियां हैं। ये मध्य प्रदेश में अममेरु की पहाड़ियां, हिल्स, और इन पहाड़ियों में एक सुंदर और बेहतरीन झील है, ये इस प्रकार, और इस झील का नाम है मेहंद झील। मेहंद झील, इस झील से एक नदी निकलती है और वो नदी
इस प्रकार उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई इस प्रकार यूं आगे बढ़ जाएगी और वो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराएगी। यह आपकी रही खंबात की खाड़ी। इस नदी को कहा जाता है माही, माही मेरे नहीं, माही नदी। और इस नदी पर एक स्थान रहेगा बोरखेड़ा, और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में राज्य का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, और राज्य के सबसे लंबे इस बांध का नाम रहेगा माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई है 3109 मीटर के समथिंग। और ये बताना, आप कमेंट करके ये बताना कि बांसवाड़ा जिला आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि माही नदी पर जो ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, ये बांसवाड़ा की किस जगह पर बनाया गया है, जिसका नाम मैंने अभी लिया भी था थोड़ा बहुत, तो आप बताना कि वो कहां पर है। अच्छा, इसके अलावा इस पर आपको मिलेगी कागदी पिकअप परियोजना, ये भी बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप। और इसके अलावा आपको एक बांध मिलेगा कडाना बांध, ये आपको गुजरात में जाना पड़ेगा इस बांध को देखने के लिए, कडाना बांध। और इसे कहा जाता है माही नदी परियोजना, ये माही नदी परियोजना। और माही नदी जो परियोजना है, माही नदी परियोजना, ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें योगदान 2 राज्यों का रहेगा, जिसमें पहला गुजरात है, गुजरात, और दूसरा राजस्थान। हाँ, भले ही एमपी से निकले, लेकिन माही परियोजना में मध्य प्रदेश का योगदान नहीं है। बहुत बढ़िया, बोरखेड़ा बिल्कुल सही लिख रहे हो। बोरकुंडा नहीं, ये तो यही मिस्टेक है। बोरकुंडा राजस्थान का दक्षिणतम गांव है। बोरकुंडा खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है माही, आप लिख रहे हो खांदू गांव में, ना जी, खांदू गांव से राजस्थान में माही का प्रवेश होगा। खांदू गांव से प्रवेश, ठीक है। हाँ, लंबाई 576 किलोमीटर है कुल, जिसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित है। और गुजरात का हिस्सेदारी है 55% और राजस्थान की हिस्सेदारी है 45%। हालांकि इस माही बजाज सागर बांध से जितनी बिजली बनेगी वो आदिवासी जिलों में जाती है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जैसे जिले हैं, और ये 100% राज्य को प्राप्त होती है। ये रहेगी आपकी माही नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो आपका सही आंसर बिल्कुल राजस्थान में सर 171 किलोमीटर, बिल्कुल सही लिखा है आपने। कुल जो लंबाई, रिंकू मीना जी लिख रहे सर गुजरात की 55% और राजस्थान की 45% माही परियोजना में हिस्सेदारी है। बहुत बढ़िया। हाँ, महेंद्र सिंह जी आपका भी स्वागत है। ओके, आगे बढ़े। तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सही होगा। माही बजाज सागर, और इसके अलावा जितनी व्याख्या थी वो मैंने आपको समझा दी। राजस्थान में लंबाई कितनी सर? माही की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, 171। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, संभाग पूछा है। राजस्थान में कुल वर्तमान में 7 संभाग है। राज्य में वर्तमान में कुल 7 संभाग है। इन 7 संभाग में से जो छठा है वो अजमेर है, ये ध्यान रखना है, अजमेर। और 7वां है वो आपका रहेगा भरतपुर। तो छठा अजमेर है और 7वां भरतपुर है। अजमेर में 4 जिले हैं और भरतपुर में भी 4 जिले हैं। सही है, बिल्कुल। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्रफल लगभग 64,000 है, उदयपुर का लगभग 36,000 है,
जोधपुर का 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है और जयपुर का भी लगभग 36,000 है। हालांकि 36,000 इसका लगभग 600 समथिंग है और इसका 900 की समथिंग है। तो इसका सही, हालांकि आपको फिक्स रटने की भी जरूरत नहीं, इसमें इतना ही ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो संभाग है वो भरतपुर है। यह नवीनतम, यह नवीनतम व सबसे छोटा संभाग है। नवीनतम भी है और सबसे छोटा भी है। कौन सा? भरतपुर संभाग। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल जोधपुर। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार बताता तो आप आंसर देना मुझे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग का आंसर हो गया। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में 5 जिले हैं? और ऑप्शन ये होते जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो आंसर क्या आएगा? वेट कर रहा हूं मैं सर। 1 लाख कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जोधपुर संभाग 1/3 से भी ज्यादा भाग रखता है। नवीनतम भरतपुर है, बिल्कुल नवीनतम। 2008 में नहीं, 2005 में बनाया गया। भरतपुर कब बनाया गया? तो भरतपुर बनाया गया 4 जून 2005 को, ये बनाया गया। ठीक है, क्या आ रहा आंसर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जयपुर में 5 जिले रहेंगे। जयपुर में यदि जिले देखा जाए तो जयपुर में जिले रहेंगे 5, जोधपुर में रहेंगे 6, उदयपुर में 6 और बीकानेर में 4। अब इनमें यह भी ध्यान रखना इसमें भी कि सिरोही जो जिला रहेगा वो जोधपुर संभाग में रहेगा। कई बार यहां मिस्टेक कर देते हैं, सिरोही टच उदयपुर को करता है, उसकी तुलना में आप ये मिस्टेक मत कर देना। बीकानेर में 4 ही जिले रहेंगे। ओके, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर, यदि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 5 जिले इसी में पूछा जाए तो जयपुर सही होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक जिलों से सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? सर्वाधिक जिलों से सीमा राजस्थान के किस जिले से लगती है? आपको यह बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों से सीमा रखता है। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा रखता है? आपको इस क्वेश्चन का देना है आंसर। क्या आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो राजस्थान का पाली जिला है, जो राजस्थान का पाली जिला है, ये किन किन से सीमा रखेगा? तो ये 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर फिर उसके ऊपर सिरोही, 3 नंबर जालोर, 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर जोधपुर, 6 नंबर, इसके बाद में 6 नंबर कौन सा रह जाएगा? उत्तर की ओर बढ़ोगे 6 नंबर हो जाएगा नागौर, 7 नंबर आपका हो जाएगा अजमेर और 8 नंबर हो जाएगा राजसमंद। ये 8 जिलों से सीमा लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाली। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया है पाली बिल्कुल सही है, पाली। अब यदि इसकी जगह ये होता कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा रखता है और ऑप्शन में पाली नहीं होता, पाली नहीं होता और पाली की जगह पाली ऑप्शन ही नहीं होता और उसकी जगह होता 1 नंबर पर उदयपुर होता और क्वेश्चन इस प्रकार से होता। क्वेश्चन को समझना कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता, पाली ऑप्शन है ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? नागौर 2 नंबर रहेगा, नागौर ध्यान रखना, नागौर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर। पाली ऑप्शन नहीं है। धन्नाराम जी, दिलीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देव जी, अशोक जी, बहुत वेरी सुपर सुपर, बिल्कुल सही है। तो आंसर होता नागौर। तो आंसर क्या होता? नागौर होता। सेकंड नंबर पोजीशन जो रहेगी वो नागौर की रहेगी। नेक्स्ट, निम्न में से तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। निम्न में से तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है।
अंजनी व सलूम्बर ये उदयपुर में है, उदयपुर, उदयपुर। रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा, दो स्थान साथ ही हमेशा बोला करो, रामपुरा आगूचा व गुलाबपुरा आगूचा, आगूचा। ये आपके रहेंगे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा, ओके। नीम का थाना क्षेत्र ये आपका रहेगा सीकर में, सीकर में। और खो दरीबा ये आपका रहेगा अलवर में। अब बताना क्या है कि कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं। तांबा उत्पादन में राज्य का बहुत दबदबा है और राज्य में तांबा उत्पादन के लिए एक संस्था कार्यरत है, राष्ट्रीय उपक्रम है ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई और ये इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, वो आपको बताना है कमेंट में। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछा है। और आपका आंसर क्या आ रहा है? कईयों का नीम का थाना, कईयों का 4 नंबर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां आप अटक गए। तो इसका सही आंसर होगा रामपुरा आगूचा क्षेत्र, ये इसके लिए रहेगा। तो ये किसकी खान है? तो ये आपकी खान रहेगी सीसा व जस्ता, सीसा व जस्ता की। और आपको एक और पॉइंट बता दूं कि सीसा जस्ता खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का अर्थ होता है कि ये खनिज केवल और केवल यही होता है। तो राजस्थान का इसमें क्या है? एकाधिकार रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या है? रामपुरा आगूचा। अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय क्या आंसर दे रहे हो? गुरुजी खेतड़ी रहेगा, चंदेरिया इसका एक उपक्रम। ये जिसने भी लिखा है ऊपर चला गया स्टडी आई की करके, जिसने भी लिखा है चंदेरिया उसने बिल्कुल सही लिखा है। इसका एक उपक्रम चंदेरिया में है, लेकिन इसका सही आंसर किसका? वो जिंक लिमिटेड का है जो देवबारी में मुख्यालय, वो इसका नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात हो रही है जिसका मुख्यालय खेतड़ी में है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई। आप कह रहे हो वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है और उसका मुख्यालय देवबारी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड, इसका मुख्यालय रहेगा देवबारी में और देवबारी का है उदयपुर में। और इसका एक उपक्रम चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। तो खो दरीबा है, ये ध्यान रखना, ये अलवर में है। इसके अलावा खो दरीबा के अलावा भगोनी का क्षेत्र और थानागाजी का जो क्षेत्र अलवर में, वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है। अलवर में एक नदी है थानागाजी क्षेत्र से निकलेगी और उस नदी का नाम रहेगा अरवारी नदी, अरवारी नदी। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध अलवर से ही है, जो रमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। थार का घड़ा कहलाता है। चांदर नलकूप, बाटाड़ू का कुआ, सेठानी जी का जोहड़ा चूरू, जैसल का कुआ जैसलमेर और बाटाड़ू का कुआ बाढ़ाना बाड़मेर, ये तो आपका रहेगा बाड़मेर में। ये आपका चांदल नलकूप रहेगा जैसलमेर में। चांदल जो क्षेत्र है वो जिप्सम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसलमेर। और सेठानी जी का ये आपका रहेगा चूरू में और ये आपका रहेगा जैसलमेर में। क्या आ रहा आंसर? बिल्कुल। तो ये जो स्थिति रहेगी, ये सामान्यतः कई बार सीधा एग्जाम में यूं ही पूछ लिया जाता है। ये जो आपका मोहनगढ़ और पोखरण के बीच का जो क्षेत्र है, ये इन पॉइंटों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ये आपका है मोहनगढ़, मोहनगढ़, मोहनगढ़ का है जैसलमेर में है, मतलब जैसलमेर में है। और ये आपका रहेगा पोखरण, पोखरण भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र है पोखरण भाई। और यहां ये जो क्षेत्र है ये आपकी रहेगी लाटी सीरीज का क्षेत्र है। और यहां पर ये एक भूगर्भिक जल पट्टी, लाटी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है भाई, जल पट्टी है। ये किस जिले में है? तो ये आपकी रहेगी जैसलमेर में। तो जैसलमेर में कौन सी सीरीज?
लाठी सीरीज। आप कमेंट करके बता दीजिए कि लाठी सीरीज का क्षेत्र किस विशेष घास के लिए राज्य में प्रसिद्ध है, जिसके लिए दुधारू पशुओं के लिए वो बहुत पौष्टिक मानी जाती है। उस घास का नाम बता दीजिए जो अत्यधिक पौष्टिक घास इस क्षेत्र में जो पाई जाती है। ये वो घास है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहतरीन सुंदर उदाहरण मिलेगा मरुस्थल में। ठीक है, ये जो है ये लगभग आपको 64 से 80 किलोमीटर लंबी मिलेगी। इस घास का नाम क्या बता रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, लिजुरियस सिंडिकस इस घास का नाम है, अर्थात सेवण घास। सेवण घास, और इसी को कहा जाता है लिजुरियस सिंडिकस, इसी को कहा जाता है लीलन घास। काटी हुई लीलन घास कहलाती है सामान्यतः। दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पौष्टिक मानी जाती है। और इस क्षेत्र में एक पक्षी पाया जाता है, एक पक्षी है इस क्षेत्र में जो आपको इस प्रकार विचरण करता हुआ दिखेगा। इसका नाम है गोडावन। ये जो पक्षी आपको दिख रहा है ये गोडावन है, और गोडावन जैसलमेर का जिला शुभंकर है भाई। जैसलमेर का क्या है? जिला शुभंकर। अच्छा, इसके अलावा शुभंकर है, और इसके अलावा ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि धोरों का चीता कहे जाने वाले गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान का राज्य पक्षी कब बनाया गया? राज्य पक्षी कब बनाया गया? इसका आंसर बता दीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात धोरों का चीता, शर्मिला पक्षी 1983 1983 हाँ मात खा गया भाई। 1981 भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। जिसका 1981 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ये बनाया गया 21 मई 1981 को इसे राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, और हाइट लगभग 4 फीट के समथिंग होती है। और जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसके अलावा ये राज्य में और भी जगह पाया जाता है भाई। सांखलिया, ये सांखलिया अजमेर में है, सांखलिया, और सोरसन 12 में, सोरसन 12 में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी पाया जाता है। क्लियर है? 21 मई 1981 जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। आप 1983 में 2 को इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह के राज्य के रूप में स्वीकृति दी गई। एक है खेजड़ी प्रोसेपिस सिनेरेरिया 31 अक्टूबर 1983, और एक है टेकुमेला एंडुलेटा अर्थात रोहिड़ा पुष्प, जिसे भी 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। वो आप 1983 उसका आंसर दे रहे हो, ये 1981। अच्छा, 1981 में ही गजेला अर्थात चिंकारा को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। अब पालतू पशु भी आ गया है, ऊंट जिसकी बात की थी। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है? मतलब जो राजस्थान की रिफाइनरी लग रही है पचपदरा में, पचपदरा रिफाइनरी, ये जो पचपदरा रिफाइनरी है इसमें आपको हिस्सेदारी बतानी है। ये राज्य की पहली और देश की 26वीं है। राज्य की पहली व देश की 26वीं है। ये भारत स्टेज अर्थात BS जो कम प्रदूषण करता है, BS भारत स्टेज 6 पर आधारित है, 6 पर। इसका अर्थ यह है कि ये इको फ्रेंडली है, अर्थात इससे प्रदूषण नहीं होता, या नहीं तो नहीं कहूंगा कम होता है इससे। और ये जो रिफाइनरी है ये लगभग 43,129 करोड़ बजट के साथ बनने जा रही है। हालांकि इसमें अब वृद्धि होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जितनी देरी होगी उतनी ही वृद्धि होगी। तो इसमें यहां पर
केमिकल कॉम्प्लेक्स भी है, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स आपको ये पता तो है कि ये पचपदरा रिफाइनरी किस जिले में है? पहले कईयों को पता ही नहीं, पचपदरा नाम है, वो क्षेत्र भी वही है, पचपदरा रिफाइनरी किस जिले में, वो भी बता दीजिए। किस जिले में? बाड़मेर में, बिल्कुल है ना। ये बहुत इजी था, लेकिन फिर भी कईयों को पता भी नहीं हो तो बता दूं, बाड़मेर में है। 16 जनवरी 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो राजस्थान सरकार व एचपीसीएल, ओएनजीसी तथा राजस्थान सरकार, केयर एनर्जी तथा राजस्थान सरकार, ओएनजीसी एंड एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। अच्छा, इसमें भी ये है कि राजस्थान सरकार का जो योगदान रहेगा वो तो है 26% और एचपीसीएल का योगदान रहेगा 70%। कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल लिखा भी है, कुछ क्या काफी ने लिखा, बिल्कुल सही है। तो ये 74% और 26% के साथ रहेगी। नेक्स्ट, 56 मैदान संबंधित है चंबल बेसिन से, माही बेसिन से, लूनी बेसिन से और गग्गर बेसिन से। कुछ विशेष नाम है जो आपको याद रखने ही रखने। गग्गर बेसिन में आपको मिलेगा मृत नदी, नाली प्रदेश, ये नाम याद रखने। नाली प्रदेश ये है, और नाली प्रदेश ये है तो बता दूं, नाली किसकी नस्ल है आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि मृत नदी और गग्गर बेसिन को नाली प्रदेश कहा जाता है, तो नाली किसकी नस्ल है ये बताना है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है 56 का मैदान से संबंधित। तो एक रहेगा कांठल क्षेत्र, ये कहा जाएगा प्रतापगढ़ को, और एक रहेगा वागड़ प्रदेश, ये बोली के आधार पर है वागड़ प्रदेश। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलेंगे आपको, तो बीहड़ प्रदेश मिलेंगे, बीहड़ प्रदेश। यहां आपको मिलेंगे डांग प्रदेश, ये डांग प्रदेश भी कहलाता है, डांग प्रदेश। कंदरा प्रदेश यही है, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। और अच्छा, लो कांठल और वागड़ लूनी के आगे लिख दिया भाई, ये आपका रहेगा माई बेसिन से। लूनी में आपको मिलेगा गोड़वाड़ प्रदेश, लूनी के आगे लिख रहा हूं गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़। और यहां पर गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है, गोड़वाड़ी भाषा। तो कांठल किसका पुराना नाम है? प्रतापगढ़ का है। भेड़ की नस्ल रहेगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो नाली किसकी नस्ल रहेगी? भेड़ की रहेगी, भेड़ की नस्ल। अब इसका सही आंसर क्या है? तो 56 का जो मैदान है और एक है 56 की पहाड़ियां, इसमें नदी पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है माही बेसिन, 56 का मैदान। आप कमेंट करके ये बताइए कि जो 56 की पहाड़ियां है ये राजस्थान के किस जिले में है? 56 की पहाड़ियां, दोनों कंफ्यूजन वाले, वागड़ प्रदेश, बागड़ प्रदेश, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, ये बिल्कुल। गोड़वाड़ी प्रदेश सर किन किन जिलों में? सिरोही का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, खास करके पाली व जालोर, पाली व जालोर। गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती इस क्षेत्र में। क्या आ रहा है उत्तर? बाढ़ाना में है, बिल्कुल सही है। तो 56 का मैदान तो रहेगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में, ये तो रहेगा प्रतापगढ़, महारावल प्रताप सिंह द्वारा स्थापित, प्लस बांस का घर बांसवाड़ा 100 द्वीपों के शहर में। और 56 का जो पहाड़ियों का भाग रहेगा वो बाड़मेर जिले में रहेगा। महादेव हल्दीश्वर का मंदिर है यहाँ, बिल्कुल राजस्थान का लघु माउंट आबू। तुम्हारे कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं, इतनी तेज स्पीड में मैं कुछ ही झलक देख पा रहा हूं। बिल्कुल बाड़मेर सही है। राजसमंद किसी ने ऊपर कुछ लिखा था जो कि गलत है, यदि इसका आंसर था तो राजसमंद नहीं है, इसका सही आंसर बाड़मेर। और ये 56 की पहाड़ी क्षेत्र। सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे बढ़ता है? और ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और वहां दीपदान की प्रक्रिया होती है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। और वहां पर किसकी होगी?
वहां पर दीपदान की प्रक्रिया होगी, दीपदान की प्रक्रिया होगी। यहां किए जाने वाले इस समय जो स्नान होगा वो स्नान कहलाएगा गंगा स्नान कहलाएगा। इसके अलावा यहां इस दिन किए जाने वाले स्नान को क्या कहा जाएगा? गंगा स्नान। तो बताना है कोलायत झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, लूणकरणसर झील। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है उनका मेला किस झील के समीप कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है? सांख्य दर्शन प्रणेता कपिल मुनि है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोलायत, जो कि आप सभी ने इसे मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा आपका। और ये जो झील है कोलायत झील, ये इस झील को चारण जाति के लोग अपवित्र मानते हैं। कारण ये है कि करणी माता अपनी बहन से एक पुत्र गोद लेके आई थी कुछ समय के लिए, नाम था लाखन। वो इस झील में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे करणी माता ने पुनः बाद में जीवित कर दिया था। हालांकि फिर इस कारण इस झील को पवित्र नहीं मानते चारण जाति के लोग। क्या बात है, 1 नंबर जिसका भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये बीकानेर में है। ये कहां पर है? बीकाना में है ये झील, और ये मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहलाती है। इसकी जगह यदि ये होता, ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं और आप खुद इन प्रकार के ट्राई करते रहिए। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की? ऑप्शन ये के ये होते, तो बताइए क्या होता आंसर? ऑप्शन ये के ये होते तो आंसर क्या होता? यदि ऑप्शन ये के ये होते तो आपका आंसर क्या होता? बहुत बढ़िया, KRTV लाइव लिख रहे हैं मैं सर बीकानेर से आपका स्वागत है जी। चारण जाति 4 नंबर लूणकरणसर। बहुत, अब तो स्पीड आपकी बहुत खतरनाक बढ़ गई। तो बिल्कुल, तो लूणकरणसर जो बीकानेर में है ये खारे पानी की झील है। बाकी उपयुक्त तीनों झीलें मीठे पानी की। अच्छा, आना सागर जो झील है इसका निर्माण अर्नोराज ने 1137 में करवाया था। पुष्कर एक प्राकृतिक झील है, इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, इसे कोकण तीर्थ भी कहते हैं। इसे कोकण तीर्थ इसलिए कहा जाता है कि इसे मराठे बहुत ज्यादा पवित्र माना करती थी, और 1809 के आसपास इसका कुछ निर्माण कार्य भी मराठाओं ने करवाया था। और महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश है वो कोकण तट कहलाता है, और उस क्षेत्र के लिए भी पवित्र थी, इसलिए इसे कोकण तीर्थ कहा जाता है पुष्कर झील को। इसके अलावा तीर्थों का मामा। सबसे बड़ी बात कि कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में भी मेला बढ़ता है, और यहां पर भी दीपदान की प्रक्रिया होती है, और इसे कहा जाता है रंगीला मेला। इसे क्या कहा जाएगा? रंगीला मेला। और जो पुष्कर की झील है ये इतनी ज्यादा पवित्र है कि राज्य की सबसे पवित्र झील है, और यहां पर इसमें स्नान और आसपास के दृश्य के लिए कुल 52 घाट बनाए गए हैं। और सबसे प्रसिद्ध घाट तो मैं कई बार आपको बताता ही हूं कि 1911 के दिल्ली दरबार में मैडम मेरी आई थी, और मैडम मेरी के आगमन पर इस पर एक ऐसा घाट बनाया गया जिसे महिला घाट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नाम सुनकर लोग बहुत एकत्रित हो गए, सबने सुना कि मैडम मेरी आ रही है, यानी मेरी आ रही है, तो सारी भीड़ बहुत एकत्रित हो गई। अंग्रेजों ने कहा नजदीक मत आना, ऐसी जगह से गोली दागेंगे। हाँ, तो उसके लिए हालांकि अलग से एक घाट बनाया गया, इसे महिला घाट कहते हैं, इसे जनाना घाट के नाम से जाना जाता है। मैडम मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार 3 बार लगा था, और 1903 के दिल्ली दरबार को आप राजस्थानी भूल नहीं सकते, चेतावनी रे चुंगटिया के द्वारा 1903 में जो दिल्ली दरबार लगा था। इस दिल्ली दरबार में शाहपुरा के बारठ परिवार में जन्मे केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठ डिंगल भाषा में लिखकर फतेह सिंह को ट्रेन में चढ़ते समय पकड़ाए कि महाराणा दिल्ली पधार रहे हो, जरा इन्हें भी पढ़ते हुए जाना। तो महाराणा जी दिल्ली तो गए लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए। केसरी सिंह बारठ
शाहपुरा परिवार, केसरी सिंह, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह बारट का आप नाम सुनते ही हो। प्रताप सिंह इनके पुत्र थे जो बरेली जेल में काफी लंबे समय रहे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो 1903 के दिल्ली दरबार में तो आना सागर झील है, इसका माना जाता है ये इस झील का निर्माण अर्नोराज ने तुर्क नरसंहार से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए करवाया था। झीलों से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। झीलों से क्वेश्चन, जनसंख्या से क्वेश्चन, नदियों से क्वेश्चन, भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो यहां आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि राजस्थान में इनमें से किस झील के समीप सुभाष उद्यान है, इनमें से किस झील के समीप सुभाष उद्यान है। 1337 नहीं बाबू सिंह जी, 1137 बोला मैंने, 1300 बिल्कुल। चेतावनी चुंगटिया तीर्थों का भाणजा किसे कहते हैं सर? मंचकुंड धौलपुर को कहते हैं। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, 3033.7 वर्ग किलोमीटर। आना सागर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है वो आना सागर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहाँ सुभाष उद्यान है जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता, जहांगीर ने बनाया था। उसमें अस्मत बेगम ने पुष्कर की पहाड़ियों से गुलाब मंगवाकर इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब उत्पादन और गुलकंद उत्पादन के लिए अजमेर की पुष्कर पहाड़ियां प्रसिद्ध। यहाँ भी एक जैविक उद्यान बन रहा है। राज्य में कई जैविक उद्यान है, जैसे सज्जनगढ़ है, नाहरगढ़ है, माचिया सफारी है, अबेडा कोटा है, मरुद्रा बीकानेर प्रस्तावित है और पुष्कर अजमेर भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल अंतरराज्य, मैंने अभी जिक्र किया ही था सीमा का क्वेश्चन, क्षेत्रफल के याते याते। तो राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा की लंबाई है 5920, 4850, 1070, 4580। पूछा क्या? अंतरराज्य सीमा की लंबाई पूछा है, अर्थात केवल उसी सीमा की लंबाई पूछी है जो राजस्थान दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है यानी लगाता है। ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो राजस्थान की सीमा लगेगी एक तो पंजाब से, एक तो लगेगी पंजाब से, ठीक है, एक लगेगी हरियाणा से, एक लगेगी यूपी से, यूपी उत्तर प्रदेश से, एक लगेगी सबसे लंबी मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से, और फिर लगेगी गुजरात से। गुजरात गुर्जर प्रतिहारों के कारण गुजरात कहलाया। मैंने एक बार क्लास में पूछा भाई ये गुजरात क्यों कहलाया, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हाँ बोल, तो कि ऐसी रात जो गुजर गई इसलिए गुजरात कहलाया ना, ये गुर्जर प्रतिहारों के कारण। तो कमेंट करके आप ये भी बता दीजिए कि इन 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में से सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है। तो इसका कुल अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई का आपका आंसर आ रहा है। तो ये तो टोटल है, कुल अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर होगा 4850। अंतरराष्ट्रीय ये हो गई, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकलेगी जो कि कुल सीमा है। और यहां पूछा राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपका सही आंसर आ रहा है पंजाब, सही है। पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर, हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश लगाता है 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश लगाता है 1600 किलोमीटर और गुजरात लगाता है 1022 और पाकिस्तान लगाता है 1070। टोटल करोगे तो इतनी होगी, केवल उन 5 को जोड़ोगे तो इतनी होगी। क्लियर है? पंजाब पंजाब पंजाब, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन था, आपके इजी क्वेश्चन बहुत आएंगे। मानसून पूर्व होने वाली राजस्थान में वर्षा क्या कहलाती है? मानसून से आने से पहले अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज पवनों के साथ वर्षा होती है जो सामान्यतः मार्च व अप्रैल मई में होती है। इस वर्षा को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावठ, दोगड़ा, बारदोली छिड़ा, ये छिड़ा है बारदोली छिड़ा, और आम्र वर्षा ये है
आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है केरल व कर्नाटक के तटीय प्रदेश में, केरल व कर्नाटक के तटीय प्रदेश में, तटीय प्रदेश में। अब भारत में जो ये वर्षा होती है ना, ये बिल्कुल पूछी जाती है और आपको ये याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा नाम वैसी विशेषता। मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है उसे मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है और इसे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये वर्षा यहां हुई, ये लो, ये आपकी कहलाएगी काल वैशाखी, पश्चिमी बंगाल में हुई, इसलिए इसका नाम है काल वैशाखी। काल वैशाख के महीने में भयंकर काल का पड़ जाना, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। बारदोली छिड़ा, इसमें जो 3 नंबर है वो होती है असम में, इसे टी रेन भी कहते हैं, चाय वर्षा, चाय की वर्षा। और राजस्थान में जो होती है उसे मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं दगोड़ा या दोगड़ा। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होती है आम पकने के समय, इसलिए इसको कहा जाता है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा। छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास होने वाली वर्षा को कहते हैं नार्वेस्टर। कॉफी वर्षा होती है कर्नाटक में। कॉफी उत्पादन के लिए भारत का एक राज्य प्रसिद्ध है कर्नाटक, और इसको कहा जाएगा कॉफी वर्षा या फूलों वाली वर्षा, या इसी को कहते हैं फूलों वाली वर्षा, फूलों वाली वर्षा। कॉफी और यानी कहवा, अरेबिका और रोबस्टा दोनों प्रकार का कर्नाटक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, और ये बाबा बुदन की पहाड़ियां भारत में कॉफी उत्पादन और लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनके पश्चिमी ढाल पर शिमोगा जिले में जोग जलप्रपात है, ठीक है, बिल्कुल बाबा बुदन की पहाड़ियां। महेंद्र सिंह मीठड़ा, बिल्कुल सही लिखा आपने, बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो ये तो इसमें राजस्थान में होने वाली वर्षा को पूछा तो उसको कहेंगे दोगड़ा या दगोड़ा। मावट शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। और मावट राज्य में जो शीत ऋतु में होती है दिसंबर व जनवरी में होती है, और इससे रबी की फसल को लाभ होता है। कौन सी फसल? रबी की फसल। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलों को लाभ होता है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। स्टडी विथ मिनिट लिख रहे हैं सर, आपकी मीठी आवाज के साथ पढ़ने का मजा ही अलग है, थैंक यू सो मच जी। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आर्द्रता के साथ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश कर शीत ऋतु में वर्षा करवाते। बिल्कुल सही लिखा है कैलाश जी आपने। गेहूं को लाभ होता है, यस पवार जी बिल्कुल। इसके अलावा गेहूं, जो चना, सरसों और मटर को लाभ होता है। गेहूं, रबी की 5 फसलों को याद रखना है, गेहूं, जो, चना, सरसों और मटर, इनको लाभ होता है। तो वो आप में से इनमें से ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से मावट से किस फसल को लाभ नहीं होता? गेहूं, जो, चावल, चना। तो उसमें सही आंसर होगा चावल। जीरा और इसबगोल को भी लाभ होता है, लेकिन वो किस समय होती डिपेंड ये करता है। कई बार इससे जीरा झड़ जाता है तो नुकसान भी होता है, सामान्यतः इनको नुकसान होने की संभावना कम है। बाकी जीरा भी रबी का है, अलसी भी है, तारा मीरा भी है, मेहंदी भी है, मेथी भी है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल। कपास को होता है क्या? नहीं होता, कपास खरीफ की फसल है, यहाँ केवल रबी की फसल को लाभ होगा। बनास नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बनास नदी का उद्गम। नदियों के उद्गम से संबंधित बात चल रही है। तो बैराट से निकलेगी आपकी अर्जुन की गंगा अर्थात बाण गंगा, बैराट से तो निकलेगी बाण गंगा। इसे कहते हैं ताला नदी, या इसी को कहा जाता है रुंडित नदी। रुंडित नदी है ये बाण गंगा, लगभग 380 किलोमीटर लंबी है। गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, यहां से बहुत नदियां निकलती है भाई। एक निकलेगी आयड़, इसी का आगे नाम होगा बेड़च, बेड़च। एक नदी निकलेगी मानसी,
और एक निकलेगी वाकल। गोकुंदा की पहाड़ियों की हाइट याद रखना 840 मीटर है, 800। बैराट की है 704 मीटर। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। सोम नदी बाबलवाड़ा के जंगलों में ऋषभदेव के समीप से सोम नदी। तो इसका सही आंसर जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है, खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां है कहां? राजसमंद में। देखो लाइनें कैसे बनती है, खमनोर की पहाड़ियां कहां है? राजसमंद में है। ठीक है, खमनोर जो क्षेत्र है ये राज्य में चंदन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन। खमनोर क्षेत्र राज्य में चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। चैती गुलाब के लिए। खमनोर का जो क्षेत्र है ये हल्दी घाटी के उत्तर की ओर है और इसे अबुल फजल ने देखकर इस युद्ध को, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था, इसे अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। तो अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। तो खमनोर कितना प्रसिद्ध है ये देख लीजिए आप। तो खमनोर की इतनी सारी विशेषता है और यहीं से किस नदी का उद्गम होगा? बनास का उद्गम होगा। चैती गुलाब के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही लिख रहे हो बबूताराम जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील जोधपुर में नहीं है? लाल सागर, बालसमंद, कायलाना, स्वरूप सागर। तो ये जो बालसमंद झील है ये आपको मिलेगी मंडोर में। मंडोर में। कायलाना जो झील है ये जोधपुर के पश्चिम में मिलेगी। ये एक प्राकृतिक झील है, इसे प्रताप सागर भी कहा जाता है क्योंकि प्रताप सिंह ने 1872 के आसपास इसका कुछ निर्माण कार्य करवाया था इसलिए। और ये प्रताप नगर के समीप ये कायलाना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से इसमें जलापूर्ति होती है और यहाँ माचिया सफारी मरु वानस्पतिक पार्क है। माचिया सफारी मरु वानस्पतिक पार्क है। और ये जो माचिया सफारी मरु वानस्पतिक पार्क है ये 20 जनवरी 2016 को पर्यटन के लिए भी खोल दिया गया। माचिया सफारी। अरना झरना भी जोधपुर में। जोधपुर में अरना झरना है, ये याद रखना भाई। अरना झरना कहां पर है? जोधपुर में है अरना झरना। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है आपका आंसर? भारत का पहला मरु वानस्पतिक लाल सागर। इसका सही आंसर होगा आपका स्वरूप सागर। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 में करवाया था। 1857 में। स्वरूप सागर बिल्कुल सही आंसर है। स्वरूप सागर है वो पिछोला और फतेह सागर के मध्य स्थित है। बाल संबंध में बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था 1159 में। बालक राव प्रतिहार। इसमें कालांतर में सूर सिंह ने अष्टखंबा महल भी बनाए थे बालसमंद झील में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वरूप सागर। ये कहां पर है? ये आपके उदयपुर में है, झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर, और उदयपुर को क्या कहा जाएगा? लेक सिटी, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी उदयपुर में है। नाम क्या है इसका? स्वरूप सागर। 1857 में इस समय स्वरूप सिंह शासक थे बिल्कुल। और स्वरूप सिंह ने यहां पर स्वरूप शाही सिक्के भी चलाई थी मेवाड़ में, स्वरूप शाही सिक्के। और यहां का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स था। नेक्स्ट, लो जी, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का जो कुल एरिया है यदि आप उसको 100% मान लीजिए तो उसमें से आपको यह बताना है कि राजस्थान का जो भाग रहेगा वो कितना रहेगा, ये बताना है आपको। मैं इस भाग में केवल छोटा ही भारत का मानचित्र बना देता हूं। आपको ये बताना है इस क्षेत्र को आप यदि पूरा 100% मान लेते हैं तो इसमें से एक राज्य है
और वो राज्य ये है, और इसमें से इसकी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना भाग रहेगा? क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सही आंसर है 1/10 भाग, लगभग 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग का अर्थ है कि 10.41%। ये भारत के कुल भाग का 10.41 रखेगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उस राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप ये बता दीजिए कमेंट करके कि जय किशन जी सर, हाँ आप कमेंट करके ये बता दीजिए। सुगना राम जी ने लगभग लिख दिया है कि राजस्थान भारत का तो रखता है 10.41%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग रखता है? कमेंट करके बता दीजिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग रखता है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। 3,42,239 बिल्कुल। कैसे निकाला? तो इसमें ये पट्टे ये इंटू 100 बराबर आ जाएगा, और मील में 132 139 सही लिखा है बिल्कुल। हाँ जी, क्या आ रहा है? दो, लगभग 2.4 के दो, नहीं पॉइंट, बिल्कुल 0 पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा 0.24%, या 0.25 तो भी सही है अपने, लगभग ये इसका सही आंसर होगा 0.24%, बिल्कुल सही है। 0.5 भी नहीं, 0.555 नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी लाई गई। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। भविष्य में भी आपके लिए इस प्रकार की क्लासें लेकर आते, वैसे भी और भी लेकर आते रहेंगे भविष्य में भी आपके लिए। अच्छा, आपको कितना और कैसा समझ में आया ये मुझे आप बता दीजिए एक बार, जितना मैंने पढ़ाया वो। पाली के बाद नागौर सही लिखा आपने, वोकैबुलरी पॉइंट। आप लेट देख रहे हो शायद वीडियो, या तो पीछे। हाँ, ऑफलाइन क्लास तो यहां आकर ही अटेंड कर सकते हो। ओ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, मस्त रहो, हंसते रहो, और जितना है आपके लिए समय उसके लिए मेहनत करते रहो। और एग्ज़ाम अब आपके वैसे ही पास है तो उसकी भी तैयारी करते रहो। वैसे आपके एग्ज़ाम तो ये, बाकी आप यदि सफल होना चाहते हो तो आप रात दिन एक कर दीजिए भाई। और जो आपकी सुनहरी एज टाइम है इसको जिए, पढ़ाई के साथ जिए। जीने का अर्थ यहाँ ये है कि यदि आपको 24 घंटे बिल्कुल दिमाग में पढ़ाई 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 गूंजे ना, तो समझना कि आप उसके प्रति जागरूक हो, उसके प्रति जागरूक हो। आप कहीं जाओ और आपने 10-15 मिनट यूं खराब कर दिए, और आपको लगे कि यार मेरे 15 मिनट खराब हो गए, मतलब आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हो। ये, और ये समय वापस नहीं आएगा। इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके पांव चूमे। हाँ, मैं कई बार कहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्लोगन वैसे है कि यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो, तभी आप सूर्य की भांति चमक पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।